नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। राजनीति के गलियारों में एक कहावत मशहूर है, वक्त कभी ठहरता नहीं और कानून कभी भूलता नहीं। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े और कद्दावर परिवार यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए फरवरी का ये महीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। एक तरफ बिहार की तपती सियासत है, दूसरी तरफ दिल्ली की अदालतों की चक्कर। आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। वही कोर्ट जहां की दीवारों ने सत्ता के कई ऊंचे शिखरों को ढहते देखा। जब सूरज की किरणें कोर्ट परिसर पर पड़ रही थी, तब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की धड़कनें तेज थी। मामला था लारा प्रोजेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस। खबर यह है कि लालू परिवार को एक फौरी राहत मिली है, लेकिन क्या ये राहत वाकई सुकून देने वाली है या ये आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति है? कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी निगाहें टिकी है 3 मार्च की तारीख पर। लेकिन 3 मार्च तक पहुंचने से पहले हमें उस कानूनी दलदल को समझना होगा जिसमें लालू परिवार पिछले कई सालों से फंसा हुआ है। कानून की इस पेचीदा कहानी में 2 बड़े मोर्चे खुले हुए हैं। पहला मोर्चा है दिल्ली हाई कोर्ट, जहां 11 फरवरी को एक जबरदस्त कानूनी जंग देखने को मिली थी। मुद्दा था कि IRCTC घोटाला। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में लालू परिवार की उस याचिका का पुरजोर विरोध किया जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। लालू जी का तर्क क्या है? उनका कहना है कि साहब, जब ट्रायल कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया तब उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी ही नहीं थी, लेकिन सीबीआई के पास इसका तोड़ तैयार था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल DP सिंह ने कोर्ट में जो दलीलें दी, उन्होंने कानून के जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि लालू यादव और उनका परिवार इस तकनीकी आधार पर मुकदमे से बच नहीं सकता। DP सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने मार्च 2020 की उस गोपनीय राय का जिक्र किया जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दी थी। वेणुगोपाल साहब का मानना था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत ऐसे मामलों में मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है। सीबीआई का तर्क सीधा था कि कानून के अनुसार मंजूरी की जरूरत नहीं थी, फिर भी बाद में एहतियात के तौर पर मंजूरी ली गई। जब धारा 207 के तहत कार्रवाई चल रही थी तब ये मंजूरी ली गई, इसलिए इससे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मुद्दे की गहराई में जाए तो हमें पीछे मुड़कर यह देखना होगा कि तारीख थी 13 अक्टूबर 2025। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत का मानना था कि प्रथम दृष्टया से देखें ऐसे सबूत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि पद का दुरुपयोग हुआ, रेलवे के होटलों के आवंटन में गड़बड़ी हुई और उसके बदले में बेनामी संपत्तियां अर्जित की गई। यही से शुरू हुई लारा प्रोजेक्ट की वो कहानी जो आज मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लालू परिवार के गले की फांस बन गई। लालू परिवार का मुख्य कानूनी बचाव यह है कि मंजूरी के बिना संज्ञान लेना गैर कानूनी है। इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं और हर आरोपी की नजर अब 3 मार्च के उस फैसले पर है जो राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाने वाली है। क्या 3 मार्च को लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव की राजनीतिक पारी पर इसका असर पड़ेगा? ये वो सवाल है जो बिहार से दिल्ली तक गूंज रहे हैं। अब जरा उन धाराओं की बात करें जिन पर कोर्ट में सबसे ज्यादा सिर्फ टॉवल रही। धारा 19 और धारा 197। लालू परिवार के वकीलों का सारा जोर इसी बात पर है कि प्रोसिक्यूशन सेक्शन यानी मुकदमा चलाने की सरकारी अनुमति पहले क्यों नहीं ली गई। सीबीआई के वकील DP सिंह ने इसे प्रोसेस की देरी बताया, ना कि प्रक्रिया की गलती। उनका कहना है कि चूंकि आरोपी लोक सेवक थे इसलिए देरी हुई, लेकिन लालू परिवार का कहना है कि बिना मंजूरी के संज्ञान लेना ही गलत है। कानून की इसी बारीक रेखा पर पूरा केस टिका है। अगर कोर्ट मान लेता है कि बिना मंजूरी के संज्ञान लेना गलत था तो पूरा केस 0 हो सकता है, और अगर कोर्ट सीबीआई की बात मान लेता है तो ट्रायल की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी हो जाएगी। अब सवाल उठता है, आखिर ये लारा यानी कि लारा प्रोजेक्ट्स LLP है क्या? क्यों इसे लेकर इतना शोर है? दरअसल जांच एजेंसियों का आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने निजी कंपनियों को रेलवे के होटल लीज पर देने में मदद की
और इसके बदले में उन्हें कंपनियों में लालू परिवार से जुड़ी शेल कंपनियों को कौड़ियों के भाव जमीन ट्रांसफर कर दी। यही जमीन बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के पास पहुंची। ईडी का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम यानी अपराध की कमाई को सफेद करने का एक तरीका था। तेजस्वी यादव जो उस वक्त काफी छोटे थे, उन्हें भी इस कंपनी में हिस्सेदार बनाया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि प्योर मनी लॉन्ड्रिंग है, वही लालू परिवार इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रहा है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि जब ये गड़बड़ी हुई तब तो मेरी मूछें भी नहीं आई थी, लेकिन कानून की किताब में उम्र से ज्यादा दस्तावेजों की अहमियत होती है और फिलहाल दस्तावेज लालू परिवार के पक्ष में खड़े नजर नहीं आ रहे। इस कानूनी लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। ये कहानी शुरू होती उस वक्त से जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि पटना के सगुना मोड़ पर एक भव्य मॉल बनाने की तैयारी थी। ये बिहार का सबसे बड़ा मॉल होने वाला था, लेकिन ईडी और सीबीआई का दावा है कि इस मॉल की नींव भ्रष्टाचार की मिट्टी पर रखी गई थी। यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी आज बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और कई लोग उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी मानते हैं, लेकिन कानून की फाइलों में वे अभी एक आरोपी है। तेजस्वी की दलील हमेशा से ये रही है कि 2004-2005 में जब ये कथित घोटाला शुरू हुआ तब वे नाबालिग थे। वे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि एक बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकता है, लेकिन ईडी का काउंटर तर्क बहुत सख्त है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तब होता है जब आप उस अपराध की कमाई का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि तेजस्वी लारा प्रोजेक्ट्स और अन्य कंपनियों में डायरेक्टर और शेयर होल्डर बने हैं, इसलिए वे इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अब 3 मार्च को आने वाला फैसला ये तय करेगा क्या तेजस्वी चुनाव से पहले कोर्ट के चक्करों में उलझ कर रह जाएंगे या उन्हें क्लीन चिट की उम्मीद मिलेगी। जांच एजेंसी के मुताबिक कोचर बंधुओं को रेलवे के 2 होटल पुरी और रांची दिए गए और इसके बदले में पटना की कीमती जमीन डिलाइट मार्केटिंग नाम की कंपनी को दी गई, जिसका नियंत्रण बाद में लालू परिवार के पास आ गया। यही वो जमीन है जहां आज लारा प्रोजेक्ट्स का नाम गूंज रहा है। जब 2017 में पहली बार छापेमारी हुई थी तब बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया था। उस वक्त की महागठबंधन सरकार गिर गई थी और नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था। यानी ये सिर्फ एक केस नहीं, ये बिहार की सत्ता के पलटने का पावर सेंटर है। इस पूरी अदालती कार्रवाई का सबसे बड़ा असर बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। आरजेडी इसे विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश कर रही है। गांवों में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि गरीबों के मसीहा को परेशान किया जा रहा है। वही बीजेपी और जेडीयू इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता रही है। कोर्ट रूम में होने वाली हर बहस का वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। जनता देख रही है कि जिस लारा प्रोजेक्ट्स की फाइलें दिल्ली में खुल रही है, उसका सीधा कनेक्शन बिहार के विकास और सियासत से है। 3 मार्च को अगर फैसला लालू परिवार के खिलाफ आता है तो विपक्ष को हमला करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। 3 मार्च की तारीख बिहार की राजनीति के लिए सुपर ट्यूसडे साबित हो सकती है। अगर राउंड एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर मुहर लगा देती है तो इसका मतलब होगा कि रेगुलर ट्रायल शुरू हो जाएगा। गवाहों के बयान होंगे, सीबीआई और ईडी के सबूतों की जिरह होगी। लालू यादव की उम्र और उनकी सेहत को देखते हुए ये कानूनी लड़ाई उनके लिए और भी थकाने वाली होने वाली है। वही तेजस्वी यादव के लिए चुनौती ये है कि वे एक तरफ बिहार में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें दिल्ली की कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं। क्या कानून की ये पेचीदगियां लालू परिवार को सलाखों के पीछे ले जाएंगी या एक बार उन्हें उनके वकील कोई ऐसे कानूनी गली निकालेंगे जहां से उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट और राउंड एवेन्यू कोर्ट के बीच लालू परिवार की किस्मत झूल रही है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।